नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राजस्थान को तिरछा काटने वाली अरावली। अनुपम मिश्र अरावली के बारे में इसी तरह लिखते हैं, जो अरावली राजस्थान को इस तरह तिरछा काटती है कि उसके इलाके में ही राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, आज उसी अरावली के काटे जाने का खतरा है। सेव अरावली और अरावली सेफ अंग्रेजी में नारे चल रहे हैं, जबकि इससे प्रभावित और इसके लिए लड़ने वाले लोग अपनी बोलियों से बंधे हैं। अक्सर कहा जाता है, अपनी भाषा में पर्यावरण की तकनीकी शब्दों की व्याख्या संभव नहीं है। अनुपम मिश्र होते तो कहते, यह बात वही कह सकता है जो किसी भी भाषा में पर्यावरण को नहीं समझता है तो एक ऐसी भाषा गढ़ देता है जिसे आप टेक्निकल भाषा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उसके फैसले तक पहुंचाने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने पहाड़ की परिभाषा तय की है, लेकिन जरूरत है कि आप अपनी भाषा में तिरछा काटने वाली अरावली को समझें। जब तक आप अरावली को समझेंगे नहीं, उसके बारे में उसका दुख दर्द कह नहीं पाएंगे, और कहना नहीं आएगा तो लड़ना भी दिखावा बनकर रह जाएगा। तो आज आपके लिए ला रहे हैं अनुपम की अरावली, यानी जिस भाषा में अनुपम मिश्र ने अरावली का वर्णन किया है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप परिभाषा से ज्यादा अरावली के बारे में जानेंगे। आपको पता चलेगा अरावली का वर्णन इतना आसान है और इसे काटने के लिए इतनी जटिल भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वक्त बदल गया है। शुरुआती दौर में अरावली के अवैध खनन से अमीर हुए माफिया विकास की सीढ़ियां चढ़ते हुए अब तक शरीफ हो चुके होंगे, ब्लैक मनी व्हाइट हो चुका होगा और राजनीति से लेकर समाज का सम्मानित हिस्सा बन गए होंगे। ऐसा नहीं है कि अवैध खनन से अरावली की कटाई में कोई कमी रह गई, लेकिन शरीफ माफियाओं को कानून का सहारा चाहिए ताकि कटाई में तेजी आ सके। इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कम जानते हैं, अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनके आसपास रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं मालूम। अनुपम मिश्र ने 1995 में एक किताब लिखी, राजस्थान की रजत बूंदें। बहुत सुंदर किताब है। इस किताब को सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी और जजों को भी पढ़नी चाहिए। मैं इसी किताब से अरावली के बारे में अनुपम मिश्र के ब्यौरे को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। आप गौर से सुनेंगे, आपको बादलों के नाम के बारे में पता चलेगा। रेत के टीलों के नाम भी होते हैं, रीति रिवाज और मरुनायक जी के बारे में भी पता चलेगा। इस किताब को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको कहना आ जाएगा, लड़ने से पहले लड़ाई किस चीज के लिए है, उसके लिए बोलना समझाना आ जाएगा। अरावली के बारे में क्या कहना है, कैसे कहना है, इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि जिस बादल को आप केवल बादल कहते आए हैं, स्थानीय भाषा बोली में उस बादल के कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। और यह भी पता चलेगा कि जेठ के महीने में यानी जून में आप जिस गर्मी से तबाह रहते हैं, उस जेठ को राजस्थान में कोई कोसता नहीं। ऐसा क्यों लिखा है अनुपम मिश्र ने, आगे बताऊंगा। अपनी किताब के दूसरे अध्याय माटी, जल और ताप की तपस्या में अरावली का वर्णन कर रहे हैं। तो अनुपम जी अपने इस चैप्टर में लिखते हैं, आज के भूगोल वाले इस सारे हिस्से को 4 भागों में बांटते हैं। मरुभूमि को पश्चिमी बालू का मैदान कहा जाता है या शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। उससे लगी पट्टी अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाती है। इसका पुराना नाम बागड़ था। फिर अरावली पर्वतमाला है और मध्य प्रदेश आदि से जुड़ा राज्य का भाग दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है। इन 4 भागों में सबसे बड़ा भाग पश्चिमी बालू का मैदान यानी मरुभूमि का क्षेत्र ही है। इसका एक पूर्वी कोना उदयपुर के पास है, उत्तरी कोना पंजाब छूता है और दक्षिणी कोना गुजरात। पश्चिम में पूरा का पूरा भाग पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। मरुभूमि भी सारी मरुमय नहीं है, पर जो है वह भी कोई कम नहीं। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चुरू और श्री गंगानगर जिले समा जाते हैं। इन्हीं हिस्सों में रेत के बड़े बड़े टीले हैं जिन्हें धोरे कहा जाता है। गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज आंधियों में ये धोरे
पंख लगाकर इधर से उधर उड़ चलते हैं, तब कई बार रेल की पटरियां, छोटी बड़ी सड़कें और राष्ट्रीय मार्ग भी इनके नीचे दब जाते हैं। इसी मार्ग में वर्षा सबसे कम होती है। भूजल भी खूब गहराई पर है, प्रायः 100 से 300 मीटर, और वह भी ज्यादातर खारा है। अर्धशुष्क कहलाने वाला भाग विशाल मरुभूमि और अरावली पर्वतमाला के बीच उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक लंबा फैला है। यहीं से वर्षा का आंकड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ता है, तब भी यह 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच झूलता है और देश की औसत वर्षा से आधा ही बैठता है। इस भाग में कहीं कहीं दोमट मिट्टी है, तो बाकी में वही चिरपरिचित रेत। मरुविस्तार को रोकने की तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं को धता बताकर आंधियां इस रेत को अरावली के दर्रों से पूर्वी भाग में भी लाभ पटकती हैं। ये छोटे छोटे दर्रे ब्यावर, अजमेर और सीकर के पास हैं। इस क्षेत्र में ब्यावर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू जिले हैं और एक तरफ नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर और चुरू का कुछ भाग आता है। भूजल यहां भी 100 से 300 मीटर की गहराई लिए है और प्रायः खारा ही मिलता है। यहां के कुछ भागों में एक और विचित्र स्थिति है। पानी तो खारा है ही, जमीन भी खारी है। ऐसे खारे हिस्सों के निचले इलाकों में खारे पानी की झीलें हैं। सांभर, डेगाना, डीडवाना, पचपदरा, लुणकसर, बाप, पोकरण और कुचामन की झीलों में बाकायदा नमक की खेती होती है। झीलों के पास मीलों दूर तक जमीन में नमक उठाया है। इसी के साथ है पूरे प्रदेश को एक तिरछी रेखा से नापती विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक माला अरावली पर्वत की। ऊंचाई भले ही कम हो, पर उम्र में यह हिमालय से पुरानी है। इसकी गोद में है सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, आबू, अजमेर और अलवर। उत्तर पूर्व में यह दिल्ली को छूती है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात को। कुल लंबाई 700 किलोमीटर है और इसमें से लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान को काटती है। वर्षा के मामले में राज्य का यह संपन्नतम इलाका माना जाता है। अरावली से उतरकर उत्तर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक फैला एक और भाग बदलता है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर के कुछ भाग के साथ साथ बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़, जयपुर और भरतपुर जिले हैं। मरुनायक जी यानी श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज से सटा है भरतपुर। दक्षिणी पूर्वी पठार भी इसमें फंसा दिखता है। इसमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर हैं। धौलपुर से मध्य प्रदेश के बीहड़ शुरू हो जाते हैं। यहां जिस तरह नीचे माटी का स्वभाव बदलता है, इसी तरह ऊपर आकाश का भी स्वभाव बदलता जाता है। हमारे देश में वर्षा मानसूनी हवा पर सवार होकर आती है। मई जून में पूरा देश तपता है। इस बढ़ते तापमान के कारण हवा का दबाव लगातार कम होता जाता है। उधर समुद्र में अधिक भार वाली हवा अपने साथ समुद्र की नमी बटोरकर कम दबाव वाले भागों की तरफ उड़ चलती है। इसी हवा को मानसून कहते हैं। राजस्थान के आकाश में मानसून की हवा दो तरफ से आती है, एक पास से यानी अरब सागर से और दूसरी दूर बंगाल की खाड़ी से। दो तरफ से आए बादल भी यहां के कुछ हिस्सों में उतना पानी नहीं बरसा पाते जितना वे रास्ते में हर कहीं बरसाते आते हैं। दूर बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून की हवा गंगा का विशाल मैदान पार करते करते अपनी सारी आर्द्रता खो बैठती है। राजस्थान तक आते आते उसकी झोली में इतना कुछ बचता ही नहीं कि वह राजस्थान को भी ठीक से पानी दे जा सके। अरब सागर से उठी मानसून की हवा जब यहां के तपते क्षेत्र में आती है तो यहां की गर्मी से उसकी आर्द्रता आधी रह जाती है। इसमें पूरे प्रदेश को तिरछा काटने वाली अरावली की भी भूमिका है। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैली है।
मानसून की हवा भी इसी दिशा में बहती है। इसलिए मानसून की हवा अरावली पार कर पश्चिम के मरु प्रदेश में प्रवेश करने के बदले अरावली के समानांतर बहती हुई वर्षा करती चलती है। इस पर्वतमाला में सिरोही और आबू में खूब वर्षा होती है, कोई 150 सेंटीमीटर। यह मात्रा राज्य की औसत वर्षा से 3 गुनी है। यह भाग अरावली के ऊंचे स्थानों में है, इसलिए मानसूनी हवा यहां टकराकर अपना बचा खजाना खाली कर जाती है और मरुभूमि को अरावली के उस पार छोड़कर चुक जाता है आज का भूगोल भी। लेकिन मरुभूमि के समाज की भाषा माटी, वर्षा और ताप की इस नई वैज्ञानिक परिभाषा से बिल्कुल अलग है। इस समाज में माटी, वर्षा और ताप की तपस्या मिलेगी और इस तप में जीवन का तेज भी है, शीतलता भी। फागुन महीने में होली पर अबीर गुलाल के साथ ही यहां मरुनायक जी यानी श्री कृष्ण पीली रेत उड़ाने लगते हैं। चैत माह आते आते धरती तपने लगती है। नए भूगोल वाले जिस सूरज की गर्मी से यहां सबसे ज्यादा आतंकित दिखते हैं, उस सूरज का यहां एक नाम पीत है और पीत का एक अर्थ यहां जल भी है। सूरज ही तो धरती पर सारे जल चक्र का, वर्षा का स्वामी है। आषाढ़ के प्रारंभ में सूरज के चारों ओर दिखने वाला एक विशेष प्रभामंडल जलकुंडो कहलाता है। यह जलकुंडो वर्षा का सूचक माना जाता है। इन्हीं दिनों उदित होते सूर्य में माछलो यानी मछली के आकार की एक विशेष किरण दिख जाए तो तत्काल वर्षा की संभावना मानी जाती है। समाज को वर्षा की जानकारी देने में चंद्रमा भी पीछे नहीं रहता। आषाढ़ में चंद्रमा की कला हल की तरह खड़ी रहे और श्रावण में वह विश्राम की मुद्रा में लेटी दिखे तो वर्षा ठीक होती है। उभो भलो आषाढ़, सूतो भलो सरावन, जलकुंडो माछलो और चंद्रमा के रूपकों से भरा पड़ा है भडली पुराण। इस पुराण की रचना डंक नामक ज्योतिषाचार्य ने की। भडली उनकी पत्नी थी, उन्हीं के नाम पर पुराण जाना जाता है। कहीं कहीं दोनों को एक साथ याद किया जाता है। ऐसी जगहों में इसे डंक भडली पुराण कहते हैं। बादल यहां सबसे कम आते हैं, पर बादलों के नाम यहां सबसे ज्यादा निकलें तो कोई अचरज नहीं। खड़ी बोली और बोली में ब और व के अंतर से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर से बादल का बादल और बादली बादलों बादली है। संस्कृत से बरसे जलहर, जीमूत, जलधर, जलवाह, जलधरण, जलद, घटा, क्षर, सारंग, व्योम, व्योमचर, मेघ, मेघाडंबर, मेघमाला, मुदिर, महिमंडल जैसे नाम भी हैं। पर बोली में तो बादल के नामों की जैसे घटा छा जाती है। भरण नद, पाथोद, धरमंडल, दादर, डंबर, दलबादल, घन, घणमंड, जलजाल, काली कांठल, कालाहण, कारायण, कंद, हब्र, मैमट, मेहाजल, मेघाण, महाघण, रामैयो और सेहर। बादल कम पड़ जाएं इतने नाम है यहां बादलों के। बड़ी सावधानी से बनाई इस सूची में कोई भी ग्वाला चाहे जब 2-4 नाम और जोड़ देता है। भाषा की और उसके साथ साथ इस समाज की वर्षा विषयक अनुभव संपन्नता इन 40-44 नामों में समाप्त नहीं हो जाती। वह इन बादलों का उनके आकार, प्रकार, चाल ढाल, स्वभाव के आधार पर भी वर्गीकरण करती है। शिखर है बड़े बादलों का नाम, तो छितरी है छोटे छोटे लहरदार बादल। छितराए हुए बादलों के झुंड में कुछ अलग थलग पड़ गया छोटा सा बादल भी उपेक्षा का पात्र नहीं है। उसका भी एक नाम है चुंखो। दूर वर्षा के वे बादल जो ठंडी हवा के साथ उड़कर आए हैं, उन्हें कोलायन कहा गया। काले बादलों की घटा के आगे आगे श्वेत पताका सी उठाए सफेद बादल कोरण या कागोलड़ हैं, और इस श्वेत पताका के बिना ही चली आई काली घटा कांठल या कालायन है। इतने सारे बादल हो आकाश में तो 4 दिशाएं उनके लिए बहुत कम ही होंगी।
इसीलिए दिशाएं 8 भी हैं और 16 भी। इन दिशाओं में फिर कुछ स्तर भी हैं और इस तरह ऊंचाई पर, मध्य में और नीचे उड़ने वाले बादलों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पतले और ऊंचे बादल कस या कसवाड़ हैं। नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर थोड़े नीचे तेज बहने वाले बादल उम्ब हैं। घटा का दिन भर छाए रहना, थोड़ा थोड़ा बरसना सहाई कहलाता है। पश्चिम के तेज दौड़ने वाले बादलों की घटा लोरा है और उनसे लगातार होने वाली वर्षा लोरांझड़ है। लोरांझड़ वर्षा का एक गीत भी है। वर्षा कर चुके बादल यानी अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद किसी पहाड़ी पर थोड़ा टिककर आराम करने वाले बादल रिंछी कहलाते हैं। काम में लगे रहने से आराम करने तक बादलों की ऐसी समझ रखने वाला समाज, उन्हें इतना प्यार करने वाला समाज उनकी बूंदों को कितना मंगलमय मानता रहा होगा। अभी तो सूरज ही बरस रहा है। जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष की 11 से नौतपा प्रारंभ होते हैं। ये तिथियां बदलती नहीं। हाँ, कैलेंडर के हिसाब से ये तिथियां मई महीने में कभी दूसरे तो कभी तीसरे हफ्ते में आती हैं। नौतपा, नवतपा यानी धरती के खूब तपने के 9 दिन। ये खूब ना तपे तो अच्छी वर्षा नहीं होती। इसी ताप की तपस्या से वर्षा की शीतलता आती है। ओम गोम आकाश और धरती का, ब्रह्म और सृष्टि का यह शाश्वत संबंध है। तेज धूप का एक नाम घाम है, जो राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में चलता है, पर ओघमो शब्द राजस्थान में ही है। वर्षा से पहले की तपन। इन्हीं दिनों मरुभूमि में बलती यानी लू और फिर रेतीली आंधियां चलती हैं। खबरें छपती हैं कि इनसे यहां का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल और सड़कें बंद हो गई हैं, पर अभी भी यहां लोग इन भयंकर आंधियों को ओम गोम का एक हिस्सा मानते हैं। इसीलिए मरुभूमि में जेठ को कोई कोसता नहीं। उन दिनों पूरे ढके शरीर में केवल चेहरा ही तो खुला रहता है। तेज बहती दक्षिणी हवा रेत उठा उठाकर चेहरे पर मारती है, लेकिन चरवाहे ग्वाले जेठ के स्वागत में गीत गाते हैं और ठेठ कबीर की शैली में साईं को जेठ भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। जेठ महीनों भला आयो, दखण बाजे बा, कानो रे तो कांकड़ बाजे, वाड़े साई वाह। ऐसे भी प्रसंग हैं जहां 12 महीने आपस में मिल बैठ बातें कर रहे हैं और हर एक महीना अपने को प्रकृति का सबसे योग्य बेटा बता रहा है। पर इस संवाद में बाजी मार ले जाता है जेठ का महीना। वही जेठू यानी सबसे बड़ा भाई सिद्ध होता है। जेठ ठीक तपे नहीं, रेत के अंधड़ उठे नहीं तो जमानो अच्छा नहीं होगा। जमानो यानी वर्षा काल। वर्षा खेतीबाड़ी और घास चारे के हिसाब से ठीक स्थिति का दौर। इसी दौर में पीत यानी सूरज अपना अर्थ बदलकर जल बनता है। आउगाल से प्रारंभ होते हैं वर्षा आगमन के संकेत। मोहल्लों में बच्चे निकलेंगे चादर फैलाकर डिडरियो खेलने और बड़े निकलेंगे चादरें साफ करने। जहां जहां से वर्षा का पानी जमा कर